नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। हमारे प्रधानमंत्री बैचलर हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बैचलर हैं और अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज भी बैचलर हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि अंबाला छावनी का विकास होगा। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया द्वारा चंडीगढ़ में यह अजीबोगरीब हास्यास्पद बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि कुवारा राजनेता क्षेत्र का ज्यादा विकास करते हैं। कटारिया ने कहा कि वो खुद शादीशुदा हैं और उन्हें गृहस्थी और अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ता है और इसलिए विकास करने की परफॉर्मेंस में थोड़ा कमी हो जाती है। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता होशियारलाल शर्मा ने अंबाला से भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया के इस बयान की निंदा की और जनता से माफी मांगने की बात कही है। मैं कल वहाँ पर बोलते हुए कह रहा था कि अब वक्त आ गया कि अंबाला छावनी की समस्याओं का समाधान होगा। प्रधानमंत्री भी बैचलर है, हमारा मुख्यमंत्री भी बैचलर है, हमारा छावनी का विधायक भी बैचलर है और अपने पीछे भी बैचलर खड़ा तो हैट्रिक हो गई वहाँ पर। तो बहुत अच्छी तरह से काम चलने वाला है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही जो स्टेप उठाए हैं बहुत बेहतरीन जो है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रतनलाल कटारिया के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम खट्टर ने कहा कि कुंवारे राजनेताओं का राजनीति में रहने की कोई शर्त नहीं है। मनोहर लाल खट्टर का बयान रतनलाल कटारिया के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ कुंवारे ही राजनीति में बेहतर काम कर सकते हैं। अगर वर्तमान प्रदेश सरकार पिछली सरकार के फैसलों पर रोक नहीं लगाती और अपने घोषणा पत्र को लागू करती तो आज से प्रदेश में पंजाब के समान वेतनमान लागू हो जाता। वृद्धावस्था समान भत्ता और विधवा पेंशन 2000 रुपए मिलती। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज इन दोनों विषयों पर बात की गई तो वे बचते नजर आए और अपने घोषणा पत्र को ही लागू करने के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि सब सोच समझकर प्रदेश हित में फैसला लिया जाएगा। वहीं जब कैप्टन अभिमन्यु से घोषणा पत्र में शामिल पंजाब के समान वेतनमान और पेंशन संबंधी सवाल पूछा गया तो वह कोई साफ जवाब नहीं दे पाए और कहा कि उनके पास 5 साल का कार्यकाल है और इस दौरान वह अपने घोषणा पत्र को ही संकल्प पत्र की तरह लागू करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालत काफी खराब है, काफी कर्ज है क्योंकि पिछली सरकार ने प्रदेश के खजाने के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन भाजपा जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। हमारे लिए बढ़िया जी, आपके लिए छोटी है। आपके लिए ये सेक्टर 2 में है हमारा मकान। ये हरियाणा की हमारी सरकार इस पूरे विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके और जल्द ही जनहित के अंदर निर्णय देने वाली है। किसी भी चुनी हुई सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र 5 वर्ष में हम एक एक वायदे को पूरा करके हरियाणा की जनता के बीच में जब दोबारा जाएंगे तो अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जाएंगे। जो हरियाणा की जनता के हित में नहीं है, भेदभावपूर्ण है, पक्षपात रहित नहीं है और विवेकपूर्ण नहीं है, उन सब निर्णयों पर समीक्षा और पुनर्विचार करना हमने अपना जिम्मेदारी समझी और बड़े जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से हम काम करेंगे। हरियाणा के मालिक हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता को वास्तविकता पता चले, सच्चाई पता चले कि कोष की स्थिति क्या है, खजाने की स्थिति क्या है। यह उन्हीं के द्वारा दिए गए राजस्व और कर हैं जिनको हम उपयोग करके जनता के और प्रदेश के विकास में उपयोग कर सकते हैं। इनेलो विधायक दल की बैठक 3 नवंबर को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होगी। बैठक की अध्यक्षता इनेलो विधायक दल के नेता एवं एलनाबाद के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला करेंगे। बैठक में 3 नवंबर को दोपहर बाद शुरू होने जा रहे हरियाणा विधानसभा के सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। नई बनी हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र होगा। बैठक में पार्टी के सभी 20 विधायक हिस्सा लेंगे और प्रदेश से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा की जाएगी।
हिंदी भाषी क्षेत्रों के आधार मानकर 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया हरियाणा अपनी स्थापना की आज 49वीं वर्षगांठ मना चुका है। 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह के नेतृत्व में गठित की गई संसदीय समिति ने इस प्रदेश के गठन की सिफारिश की थी और अप्रैल 1966 में संसाधनों के बंटवारे, सीमाओं के रेखांकन के लिए जस्टिस जेसी शाह की अगुवाई में शाह कमीशन का गठन किया गया। आज 48 वर्ष बीत जाने के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। आइए जानते हैं हरियाणा से जुड़ी कुछ अनूठी बातें। हरियाणा वही धरती है जिसने एकलव्य जैसा शिष्य दिया। हरियाणा बलिदान की पावन धरती है। इस स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था ताकि धनुर्विद्या में वह अर्जुन का मुकाबला ही ना कर सके। महाभारत में पांडव और कौरवों को धर्म की सीख देने वाले गुरु द्रोणाचार्य का जन्म भी इसी हरियाणा की धरती पर हुआ था। यह बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि यही वो स्थान है जहां अर्जुन ने चिड़िया की आंख में निशाना लगाया था। हरियाणा में भारत का इतिहास समाहित है। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध की तैयारी भी इसी स्थान पर हुई थी। लेकिन आज बहुत कम लोग इस स्थान की महत्व और बलिदान की कहानी को जानते होंगे। बाहरी लोगों का इस बात से क्या लेना देना, और स्थानीय लोग भी इसके इतिहास को भुला बैठे हैं। ये दुखदाई है लेकिन सच है कि हरियाणा गुरुओं की धरती नहीं रही। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा को अलग राज्य बनाने में सबसे पहली आवाज पाकिस्तान से उठी थी? विश्वास नहीं होता, सच तो यही है। सन 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर से हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। उसके बाद कई लोगों ने उनकी आवाज में दम भरा और आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 जून 1966 को रेडियो से हरियाणा के अलग राज्य की घोषणा की। 7 दिसंबर 1966 को संसद द्वारा यह विधेयक पारित कर दिया गया और 18 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। हरियाणा ने वैसे तो कई राजनेता दिए, पर एक ऐसा भी राजनेता हरियाणा की धरती पर पैदा हुआ जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। जाहिर है उस शख्स को जानने की उत्सुकता तो आप में जरूर होगी। वो शख्स हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह हैं। देश के 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव हासिल करने वाले हरियाणा के रणबीर सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। हरियाणा का आकर्षण सिर्फ यही नहीं है, बल्कि यहाँ की झीलें इस प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाती हैं। फरीदाबाद में बड़खल झील भी हरियाणा पर्यटन में खास स्थान रखती है और इस झील को उगते सूरज का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा अब किसी मामले में पीछे नहीं रहा है। अब हरियाणा के गांव आईटी हब बन चुके हैं। कभी खेती पर चलने वाला गुड़गांव आज शहर में 500 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं। बड़े बड़े मॉल और आसमान छूती इमारतें इस शहर की शान बन चुकी हैं। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जो गेम्स में अकेले पाकिस्तान जैसे देश से ज्यादा मेडल लाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या फिर 4 साल बाद आने वाला खेलों का महाकुंभ ओलंपिक हो, हर बार भारत अपने खिलाड़ियों के कारण सम्मानजनक स्थान पर दिखाई देता है। ये सम्मान दिलाने में भले ही सारे देश के युवा खिलाड़ियों का योगदान हो, लेकिन इसमें सबसे आगे होते हैं हरियाणा के खिलाड़ी। आज अगर चीन खेल महाशक्ति बनकर पूरे विश्व के आगे खड़ा है, तो भारत के लिए हरियाणवी शेर दहाड़ते हुए इसे ललकार रहे हैं। वे भले ही चीन से ऊपर ना हो, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत की खेल महाशक्ति हरियाणा ही है। यह भी हरियाणा का एक सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा दिवस के मौके पर राज्य भर में स्वच्छ मिशन की शुरुआत की गई। आज जगह जगह मंत्रियों और अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर प्रदेश में स्वच्छ मिशन की शुरुआत की। करनाल में प्रदेश के राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज ने जुंडला गेट से झाड़ू मारकर सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं पूरे देश को साफ सुथरा देखना चाहता हूँ। इसके पीछे उनका यही मकसद है कि जब मेरा देश साफ सुथरा होगा, यहाँ मेरे सभी नागरिक जो है वो स्वस्थ होंगे और अच्छे भारत का निर्माण होगा। यही उद्देश्य उनका मकसद यही है कि स्वच्छ भारत होने के पीछे जब
भारत स्वच्छ होगा तो मेरे यहाँ के लोग जो है वो स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ जब नागरिक होंगे तो देश के विकास के निर्माण में वो पूरा भागीदारी करेंगे। यही उनका सपना है। रेवाड़ी के रामूपुरा चौक पर पशुओं के कंकाल से भरी टाटा 407 को पकड़कर लोगों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं दमकल की गाड़ी जब आग बुझाने आई तो उस पर भी गुस्साए लोगों ने पथराव कर उसे वापस खदेड़ दिया। लोगों का कहना है कि भारतीय संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे बंद किया जाए, वरना आने वाले दिनों में सरकार को इसके भी भयानक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, इसमें ये हार्ड भरे हुए थे, सूखे हार्ड। कहाँ से कहाँ जा रही थी गाड़ी? इसका भी कुछ नहीं पता, नारनौल साइड से आई थी। दमकल की गाड़ियों पे भी पथराव किया है लोगों ने। हाँ। पानीपत की नागपाल कॉलोनी में बिजली चोरी की चेकिंग करने पहुंचे कर्मचारियों की कॉलोनी वासियों ने बुरे तरीके से पिटाई कर दी, साथ ही उनका कैमरा भी तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह कॉलोनी में सूचना मिलने पर बिजली चोरी पकड़ने के लिए जेई समेत 5 लोगों की टीम नागपाल कॉलोनी पहुंची। मौके पर कर्मचारियों ने वीडियोग्राफी कर बिजली चोरी पकड़ी। इस बात से खफा कॉलोनी वासियों ने जेई कृष्ण हुड्डा और लाइनमैन रामफल की डंडों से जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उनका कैमरा भी तोड़ दिया। घायलों को तुरंत पानीपत के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के तमाम अधिकारी भी सरकारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुड़गांव पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग फोन कॉल करके लोगों के साथ पैनासोनिक कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल सिम कार्ड और एक गाड़ी बरामद की है। इनसे 3 आरोपी बीटेक के छात्र हैं और चारों ही अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। ये लोगों को नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाते थे, फर्जी मेल भेजकर नियुक्ति पत्र भेजते थे और कमीशन के नाम पर लोगों से पैसा हटते थे। ये योजना इन लोगों ने खुद किसी एजेंट के हाथों धोखा खाने के बाद बनाई। मेल आईडी पे एक मेल आई जो ऐसा लग रहा था कि पैनासोनिक कंपनी से आई हुई है कि आपको एक नौकरी के लिए ऑफर मिला उनको कि इन्होंने जो रैंक भी बाकायदा दिया था, क्या GET प्रोडक्शन के पद पे आपकी नियुक्ति के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है आपको। और फ़ोन पे सूचना मिली कि आप इतनी तारीख को इतने बजे एक होटल का जगह निश्चित कर ली कि वहाँ पे आओ और तो मीटिंग कर लेंगे। ये दोनों लड़के मिले उनसे और एक कपिल और एक नेहा जो मुलजिम हैं, अरेस्टेड हैं, ये दोनों उनसे मिले होटल में, खाना खाया। खाना खा के ये बात हुई कि आपको बतौर कमीशन या हमारी फ़ीस जो है वो 80,000 रुपये है, वो आपको देनी पड़ेगी। और इनसे बहका के और 80,000 रुपये ऐंठ लिए और इनको एक वो दे दिया अपॉइंटमेंट लेटर टाइप। जब इन बच्चों ने वेरीफाई करवाया तो वो अपॉइंटमेंट लेटर फर्जी पाया। तब इन्होंने शिकायत करी 30 तारीख को गुड़गांव पुलिस को। तो इंस्पेक्टर सुधीर हमारे साइबर क्राइम सेल इंचार्ज हैं और इनकी टीम जो इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाई गई और बड़ा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्होंने कुछ घंटों में ही वो उनके मोबाइल की लोकेशन और जो ईमेल आईडी आई थी वो कहाँ से जनरेट हुई है वो सब कैलकुलेशन करके भिवाड़ी राजस्थान से ये 4 लोग अरेस्ट किए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के फायर ब्रिगेड के ऑफिस के पास शुक्रवार देर रात बड़े बिजनेसमैन समीर जैन पर हमला कर 2 लुटेरे 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। हमले में उनके सिर पर चोटें आई हैं। पुलिस ने उन्हें सेक्टर GMCH 16 में एडमिट कराया है। चंडीगढ़ के व्यापारी समीर पाल जैन सेक्टर 48 में रहते हैं। वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आते जाते रहते हैं। शुक्रवार रात भी उन्हें दिल्ली जाना था। उनका भांजा उन्हें छोड़ने सेक्टर 17 के बस स्टैंड आया। यहाँ से उन्होंने वोल्वो बस पकड़नी थी। करीब 12 बजे भांजा उन्हें सेक्टर 17 के फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास छोड़कर गया। इसके बाद यहाँ से वह चला गया और समीर जैन बस स्टैंड की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में ही 2 लुटेरे आए और समीर पर हमला कर दिया। उनके सिर पर कई वार किए गए। इसके बाद लुटेरे समीर से 2 बैग छीनकर फरार हो गए। दोनों बैगों में 1 करोड़ रुपए थे। हालांकि समीर के परिवार वाले मीडिया के सामने कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। वहीं पुलिस ने सारा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 का बस स्टैंड ये वही है जहां पर देर रात लुटेरों ने
एक चंडीगढ़ के व्यापारी से 1 करोड़ की लूट की है। ये वही जगह है जहां पर देर रात जो है ये खून आप देख रहे हैं कि एक चंडीगढ़ के व्यापारी जो ज्वेलरी का जो काम करता था उसके साथ लूट हुई है। यहाँ पर उनके भांजा जो है वो देर रात उनको छोड़ने आया था, उनको दिल्ली यहाँ वॉल्वो से जाना था, तो लेकिन उनका परिवार जो है वो काफ़ी सख्ते में है, मीडिया के सामने कुछ भी जो है कहने से कतरा रहा है। हालांकि आला अधिकारी को कहना है कि मामला दर्ज कर ये छानबीन जो है क्राइम ब्रांच को दे दी गई है, लेकिन क्राइम ब्रांच भी मीडिया के सामने कुछ भी अभी तक नहीं कह रहा है। लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही जो है आरोपी गिरफ्त में होंगे, लेकिन अभी तक पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। चंडीगढ़ स्थित दड़वा गांव में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक युवक का शव रेलवे लाइन और विकास नगर के पास लगने वाले जंगलों से मिला। इस बात की सूचना एक राहगीर ने पुलिस को दी, जिसके बाद थाना पुलिस, आला अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने वहां से नमूने एकत्र किए और शव को सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को शव के पास से एक फोन और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक युवक के शरीर पर 7 घाव मिले हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ साफ हो पाएगा। इसको चेक किया गया है, उम्र लगभग 25 से 30 के आसपास है। आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हो पाया। पास से कोई आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले हैं। एक फ़ोन ज़रूर मिला था, उसमें लैंग्वेज लेकिन हिंदी नहीं है, तो अभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली किस एरिया को वो फ़ोन बिलोंग करता है, और वो फ़ोन डिजीज़्ड का है या फिर फ़ोन असेलेंट का, ये भी नहीं पता। प्राइमा फेसी केस मर्डर का लग रहा है, क्योंकि बॉडी में सिर्फ फेस और हेड पे ही लगभग 7 इंजरी मार्क्स हैं जो दिख रहे हैं। 7 लगभग इंजरी मार्क्स हैं जो दिख रहे हैं। बाकी पीएम में बात क्लियर हो जाएगी कि डेथ किस इंजरी मार्क की वजह से हुई है, किस इंजरी की वजह से हुई है, और भी कहीं अगर इंजरी हो फेस पे बालों की वजह से जो नहीं दिख रही, वो भी पीएम में पता चल जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही कमी के चलते लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। लोगों का मानना है कि मोदी ने जो वायदे किए थे वह धीरे धीरे पूरे होते नजर आ रहे हैं। इसका असर न केवल प्रोडक्शन में पड़ेगा, बल्कि इसके साथ ही चीज़ों के दाम भी धीरे धीरे कम होंगे। इस सब का सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। साथ ही फैक्ट्रियों में उत्पादित वस्तुएं भी कम कीमत में तैयार हो जाएंगी। लोगों की माने तो धीरे धीरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है और जल्द ही इसका असर भी देखने को मिलेगा। सारी चीज़ों में माने तो एक बात लगती है कि जो मोदी जी ने कहा था वह रेट घटेंगे, उसका असर दिखने लगा। इस तरह होता रहा तो सारी चीज़ें अपना आप स्मूथ हो जाएंगी। सब्जी के रेट घट जाएंगे, सब चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन का एकदम फर्क पड़ेगा। फैक्ट्री में जैसे जनरेटर है, बिजली मतलब डीजल 100,000 लीटर भी लग जाता है लोगों, तो कितना उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। डीजल के घटने से उत्पादन लागत निश्चित रूप से कम होगी। किसान को भी फायदा होगा, ट्रैक्टर में जो डीजल जलता है उसको भी फायदा होगा, जनरेटर में जो डीजल जलता है उसको भी फायदा होगा, ट्रांसपोर्टर को भी फायदा होगा। डीजल के और पेट्रोल के रेट गिरे हैं, और गिरे भी क्या है, बहुत ज़बरदस्त गिर रहे हैं। पहले इतने नहीं गिरते थे, 18 गिरता है, 18 बढ़ने से उतना फर्क नहीं पड़ता था। इतनी हैवी जो रिडक्शन हुई है प्राइसेस के अंदर, नेचुरली उससे हर चीज़ में फर्क पड़ेगा। फायदा होगा हमने, हमारे वर्गे गरीबों ने कोई भी फायदा होगा। हमने तो जीवे पता चलेगा ना कि हमने कोई फायदा होगा। जैसे कि कोई सब्जी है वो सस्ता होगा, या कोई अनाज है वो सस्ता होगा, कि चीनी पत्ती है ये सस्ता होगा। गरीबों का क्या हुआ है, सोना सस्ता हो रहा है, इससे कुछ भी महिलाओं को फर्क पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, सोना सस्ता होगा, महिलाओं को फर्क पड़ेगा। इंडस्ट्री में बेनिफिट मिलेगा, जैसे बिजली डीजल वगैरह, बिजली कम होती है, डीजल का खर्चा बहुत पड़ता है, तो इससे कम कॉस्ट कम आएगी प्रोडक्शन की। डीजल पेट्रोल के दाम घटेंगे, उसका तो सबको ही फायदा होगा। जो जैसा कि कोई जाना हो या कोई काम हो, कई काम पे धंधे पे जाना हो, किसी ने कोई गाड़ी में तेल डलवाना हो, तो उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो इन ऊपर से रेट कम होंगे तो हम लोगों गरीबों को भी फायदा मिलेगा इससे। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको एसोसिएशन मिला के इनको वो करवाया जाए, कुछ कम पैसे हो रहे हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट के जो हमारे ट्रक वगैरह जाते हैं, पैसे तो वही हैं, डीजल घट गया है मगर इसके रेट कम नहीं करे। हरियाणा दिवस के मौके पर करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा ने करनाल के स्लम एरिया में जाकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के साथ हरियाणा दिवस मनाया। सांसद अश्विनी चोपड़ा ने बच्चों के साथ केक काटकर हरियाणा का जन्मदिन मनाया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह और उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वैसे तो सांसद साहब करनाल में कम ही आते हैं, पर आज उन्होंने बच्चों के बीच जाकर भेदभाव को जड़ से मिटाने की अच्छी पहल की। मीडिया से बातचीत में सांसद अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि जब हरियाणा का जन्म हुआ तो बहुत छोटे थे। हरियाणा में शासन ज़्यादा समय तक कांग्रेस का रहा, इसलिए हरियाणा का विकास नहीं हुआ, लेकिन अब भाजपा की सरकार आ गई है।
बहुत अच्छा लगा क्योंकि हरियाणा दिवस आज हरियाणा का जन्म हुआ था और मैंने मैं बहुत छोटा था और मैंने हरियाणा को प्रगति और विकास की तरफ काफ़ी बढ़ते हुए देखा। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर कांग्रेस सरकारें रहीं तो विकास की जो गति थी वो धीमी रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार आई है तो तेज़ी से विकास होगा। और दूसरा यह है कि ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने किया कि आज हरियाणा दिवस पर बहुत लोग बड़े बड़े होटलों में या बड़े बड़े फंक्शन करेंगे, लेकिन इन्होंने झुग्गी झोंपड़ी में आकर के बच्चों के साथ जो हरियाणा दिवस की इंडिपेंडेंस का मैं ये कहूँगा जो फंक्शन किया है, ये बहुत ही एक सोच है इनकी और इनके विकास के लिए मैंने इनको कहा है कि जब मेरा फंड आ जाएगा जो भी ये मेरे से सहायता मांगेंगे मैं दूँगा। देश और प्रदेश में मोदी सरकार द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है और आज से 7 नवंबर तक पूरे देश में सफाई कर देश को गंदगी मुक्त बनाया जाएगा, जिससे स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। इसी के तहत रेवाड़ी में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के सेवादारों ने आज सुबह 7 बजे से हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर हुए और उनका कहना है कि इस एक सप्ताह के सफाई अभियान में रेवाड़ी ज़िले को पूरी तरीके से गंदगी मुक्त कर देंगे, जिससे ज़िले को कई बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही स्वच्छ भारत का सपना पूरा होगा। इस मुहिम में लोगों से जुड़ने की अपील करते हुए इसके प्रति जागरूक लोगों को करने का भी संकल्प लिया गया। मुझे डेरा सच्चा सौदा से संबंध रखते हैं और ये हमारे गुरुजी का संदेश है कि स्वच्छ भारत हो और यहाँ से भी इससे जो बीमारियाँ वगैरह कटती है। नहीं तो अब कितनी संख्या में आज लोग लगे? हमारे कम से कम 2-3 हज़ार के लगभग संगतें हैं जो इस महाअभियान में जुड़ी हुई हैं। हमारे पास जैसे आदेश आएगा सफाई अभियान का, साथ संगत बढ़ चढ़ के सफाई अभियान में हिस्सा ले रही है और साथ में शहर वाले भी साथ हिस्सा दे रहे हैं। आज रात को 12 बजे सेवा भाव से हमारा गुरु डेरा सच्चा सौदा सिरसा से हुक्म आया कि भाई सफाई अभियान में जुड़ना है और सुबह हम 7 बजे सफाई अभियान के लिए अपने यहाँ अनाज मंडी और रावतुल्लारा पार्क को एकत्रित हुए और प्रशासन के साथ हमने सफाई अभियान शुरू किया अच्छी तरह। हरियाणा सरकार की ओर से घोषित 1 से 7 नवंबर तक चलाए जाने वाले स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा अभियान का शुभारंभ उपायुक्त NK सोलंकी ने किया। कैथल के महाराजा सूरजमल स्टेडियम के पास से शुरू किए गए इस अभियान में समाज सेवी, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। वही कार्यक्रम के प्रति आम लोगों के बीच भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर उपायुक्त N सोलंकी ने बताया कि देश और प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत अच्छा और उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी कदम है। उन्होंने कहा कि हम सब एक यह कर्तव्य बनता है कि अपने घरों को, गली मोहल्लों और आसपास में सफाई व्यवस्था का ध्यान दें। सारा हरियाणा साफ रहे और भारत जो है वो भी साफ रहे, सारा हिंदुस्तान साफ रहेगा तो बीमारियां उतनी कम होंगी। और ये देश है साफ सुथरा देश रहा है क्योंकि कूड़ा जो है घरों से डेली निकलता है और हमें एक चीज़ ये समझानी चाहिए अपने बच्चों को, सभी लोगों को, कि जितना भी ये जो हमारे घर में कचरा निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है, उसको हम डस्टबिन में डालें। जो आम नागरिक है इसका भी कर्तव्य बनता है ये भी इसकी तरफ कुछ सोचे और अगर 10 मिनट या 15 मिनट भी हम डेली इस काम में दें तो हमारा देश और हमारा क्षेत्र और हमारा एरिया साफ हो सकता है। ये केवल भारत को बल्कि दुनिया को स्वच्छ किया जाए और हमने ये 2011 से पहले ही शुरू किया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि 2011 में जब हमने दिल्ली में शुरू किया तो वहाँ डेंगू के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मरीज थे। जब हमने दिल्ली को साफ किया तो वो हजारों की जगह सैकड़ों में ही आ गए। इतना स्वच्छता से फर्क पड़ता है। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।